बांग्लादेश। हम इंडियंस को लगती है कि बांग्लादेश हर चीज में इंडिया से पीछे है, लेकिन नहीं। बांग्लादेश के पास इंडिया के अगेंस्ट एक खास हथियार है और वो है टेक्सटाइल, जिनकी मदद से बांग्लादेश इंडिया में आने वाली जॉब को खा रही है। ज़ारा, H&M, लिप्स जैसे मिलियन डॉलर कंपनी अपने कपड़े बांग्लादेश में बनाना पसंद करती है। ये बांग्लादेश के लिए तो गुड न्यूज है, लेकिन भारत के लिए बैड न्यूज। क्रिकेट में बांग्लादेश को तो हम बहुत बार हरा चुके हैं, लेकिन जब बात टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की आती है तो बांग्लादेश से हम 100 या 200 की मार्जिन से हारते हैं। लेकिन कैसे, तो आइए जानते हैं। आज से ठीक 3 साल पहले पैंडेमिक के दौरान एक न्यूज काफी फेमस हो रही थी कि पर कैपिटा जीडीपी में बांग्लादेश ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। ये बांग्लादेश के लिए एक टेम्पररी जीत थी, क्योंकि इसकी अगले साल भारत की जीडीपी ने भी कमबैक कर दी थी। लेकिन बांग्लादेश भारत को कुछ मामलों में परमानेंटली पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि जब टेक्सटाइल ट्रेड की बात आती है तो भारत वर्ल्ड ट्रेड का सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करती है और बांग्लादेश 6%। लेकिन कैसे, तो चलिए पहले से शुरुआत करते हैं। तो बात है 19वीं सेंचुरी की, जब कोलकाता में फोर्ट ग्लॉस्टर में पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल बनी। फिर कुछ ही सालों बाद बॉम्बे में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी बनी। ब्रिटिश जमाने में भी कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई जैसे शहरों को भी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। और उनके आने के पहले भी कई सेंचुरीज के लिए भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हुआ करता था कॉटन। लेकिन ब्रिटिशों ने हमारी इंडिजिनियस टेक्सटाइल को ऐसे तोड़ा कि भारत उससे ठीक से उभर ही नहीं पाया। लेकिन बांग्लादेश ने कमबैक किया, और इस कमबैक की शुरुआत हुई 1974 में। इस साल मल्टी फाइबर एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट में कुछ लिमिट सेट हुआ। ये एग्रीमेंट कहती है कि हर डेवलपिंग देश एक डेवलप देश को एक पर्टिकुलर अमाउंट ही एक्सपोर्ट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ये डेवलप देशों की एक चाल थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि भारत जैसे डेवलपिंग देश उसे अच्छे और सस्ती कपड़े प्रोवाइड कर रहे थे, और इससे उनकी लोकल इंडस्ट्री पर इफेक्ट पड़ रहा था। और ये लिमिट्स बांग्लादेश पर लागू नहीं हुए, क्योंकि बांग्लादेश नया देश बना था। वो डेवलपिंग देश की कैटेगरी में आता ही नहीं था, वो एक गरीब देश था। साउथ कोरिया की डेवो कंपनी ने बांग्लादेश की डेस गारमेंट के साथ एक जॉइंट वेंचर किया कि वो बांग्लादेश में कपड़े बनाए और उसे एक्सपोर्ट करे। और 130 लोगों ने वहाँ से ट्रेनिंग लिया, और ये लोग बहुत ही स्मार्ट निकले। उन्होंने पहले वहाँ से ट्रेनिंग लिया और फिर वहाँ से छोड़कर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट किया। 130 में से 115 लोगों ने यही किया, और धीरे धीरे बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्ट बढ़े। 1981 में ये एक्सपोर्ट 3.5 बिलियन की था, और 2007 तक ये 10.7 बिलियन की हो गई। और ये पॉसिबल हुआ इस कोटा सिस्टम की वजह से, जिसने चाइना, भारत और दूसरी डेवलपिंग नेशन पर लिमिट्स लगाए, और जिनसे बांग्लादेश बच गया। ये सिस्टम 1995 में खत्म हो गया। लोगों ने सोचा कि बांग्लादेश के अब अनलिमिटेड ग्रोथ पर सीलिंग लग जाएगा, लेकिन अमेरिका ने बांग्लादेश को लीस्ट डेवलपिंग नेशन इस कैटेगरी में डाल दिया। सुनकर बुरा लगता है, लेकिन ये एक्चुअली बांग्लादेश के लिए एक गुड न्यूज था, क्योंकि इससे उन्हें ट्रेड में प्रेफरेंस मिलने लगा। और इसकी वजह से आज होता यह है, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी या टैक्स नहीं लगती, और इसकी वजह से उनके कपड़े और भी सस्ते होते हैं, और डेवलप देशों के लिए उनकी कपड़े खरीदना और भी आसान हो जाती है। और इसी तरह सब कपड़े बन जाते हैं मेड इन बांग्लादेश, और रिजल्ट बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री 15% से भी ज्यादा रेट से ग्रो करती है। लेकिन आज भारत कहाँ है? भारत की रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक $16 बिलियन की थी, और बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 तक ऑलरेडी $38.57 बिलियन कॉस्ट कर चुकी थी। यूएस में एक शर्ट बनाने की कीमत $60 है, और वही शर्ट अगर इंडिया में बनी तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 50 सेंट। अगर वही शर्ट बांग्लादेश में बनी तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 22 सेंट, लेस देन हाफ ऑफ इंडियाज प्राइस। और वेस्ट के बिजनेसेस होते तो चिंदी है, और उन्हें 28 सेंट्स बचने हैं तो वो बांग्लादेश को ही चुनती है। लेकिन कॉस्ट एक इकलौता फैक्टर नहीं है। बांग्लादेश की कंपनी जिस ऑर्डर को 50 दिन में पूरी करती है, उसी ऑर्डर को खत्म करने के लिए भारत को 63 डेज लगती है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। माल को पोर्ट तक पहुंचाते 10 दिन लग जाती है, और बांग्लादेश ये काम सिर्फ 1 दिन में करती है। बांग्लादेश ने काफी स्ट्रेटेजिकली अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिजाइन की है। पोर्टेड डायमंड थ्योरी ऑफ नेशनल एडवांटेज टॉप MBA कॉलेज में सिखाया जाता है, जो कहता है कि हर देश के पास कोई ना कोई एडवांटेज जरूर होती है। सरकार को उसे सिर्फ आइडेंटिफाई करने की और उस पर कैपिटलाइज करने की जरूरत होती है, जो कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छी तरीके से किया। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री सुनने में ये बहुत ही बुरा लगती है, लेकिन बांग्लादेश ने इसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। इससे मिलने वाला हर ट्रेड एडवांटेज बांग्लादेश ने उठाया और दुनिया भर की फास्ट फैशन इंडस्ट्री को उनकी तरफ अट्रैक्ट किया। तो बांग्लादेश हमें सिखाता है कि एक डिसएडवांटेज भी एक एडवांटेज हो सकती है, अगर विजन हो तो। 2025 तक बांग्लादेश लीस्ट डेवलप कैटेगरी में रहने वाला है। इसके बाद शायद स्टेटस चेंज हो सकती है और वो अपग्रेड हो जाए, लेकिन इससे बांग्लादेश की कपड़ों की कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और इस सिचुएशन में भारत को रेडी रहना चाहिए, क्योंकि तब सब कंपनी ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। लेकिन
लेकिन भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी है। बांग्लादेश कपड़ा जरूर बनाती है, लेकिन उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है। वो ये सारा इंपोर्ट चाइना से करती है। तो क्या हम उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते कि वो ये रॉ मटेरियल चाइना की जगह भारत से ले, ताकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भारत के भी फायदा हो। भारत और बांग्लादेश ने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखी है, कॉल्ड साफ्टा। साफ्टा के अंडर दोनों देश अपनी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। इस एग्रीमेंट के अंदर बांग्लादेश भारत को अपनी कपड़े बेचते हैं। हमने कई इंडियन ब्रांड ऐसे देखे हैं जो कि बांग्लादेश से अपनी कपड़े खरीदते हैं। भारत के वीविंग कैपेसिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो हमें भी ये फिगर आउट करना होगा हम उसे और ज्यादा एक्सपोर्ट कैसे करें। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।